हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की क्विक रिवीजन। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं मैं, जिसमें क्या है आपको कंप्लीट A to Z स्टेप बाय स्टेप विद चार्ट आपको प्रोविजन करवाने वाला हूं, जिसमें आपको सारा चैप्टर बिल्कुल आपका अपडेटेड हो जाएगा। और बिल्कुल जो आपका प्रीवियस है 21, 22 और असेसमेंट है 22, 23 के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल अमेंडेड लेक्चर है ये, ठीक है, अमेंडेड लेक्चर है। और आपका यहाँ पे आपको कंप्लीट रिवीजन में आपको इस चैप्टर में करवा दूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, राइट। और इसके बाद इसको करने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको करने हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के, वो भी मैंने आपको लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसके थ्रू आप पूरा रिवाइज चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा। मैं आपको करवाने वाला हूँ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की एक क्विक रिवीजन लेटेस्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता क्या है। दो वर्ड है किसमें, सेट ऑफ एक है कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब क्या है, इनकम को लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करवाना। किसी भी हेड में इनकम भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है ना। तो इनकम को लॉस के साथ एडजस्ट करवाने को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, मान लीजिए उस लॉस को अगर आप एडजस्ट नहीं करवा पाए इनकम के अगेंस्ट, इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है, या फिर प्रोविजन बेस आप कह सकते हो कि आप इस साल में इनेबल नहीं हो कि आप लॉसेस को सेट ऑफ करवा एडजस्ट करवा पाओ इनकम के अगेंस्ट, तो फिर वो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपकी कोई भी एसएससी होता है, कोई भी एसएससी होता है, उसकी जो इनकम है वो 5 हेड में मैक्सिमम आपको पता डिवाइड होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अब पांचों हेड में अगर आप बात करो, पहला हेड होता है हमारा सैलरी। सैलरी में क्या है, आपको पता है इनकम ही होएगी, कभी सैलरी में लॉस कभी होता नहीं, इसलिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में सैलरी हेड की कोई रिलेवेंसी नहीं है। दूसरा हेड अगर हम बात करें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं सिंपल सी 3 पॉइंट में आप लोग समझ जाइएगा, हर हेड की आगे हम जितने भी हेड करने वाले हैं सभी हेड की प्रोविजन जो है वो 3 पॉइंट में आपको समझनी है, ठीक है। इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे 3 स्टेप हैं आपके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। स्टेप 2 में इंटर हेड एडजस्टमेंट। स्टेप 3 में कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये सभी पूरे चैप्टर की यही कहानी चलेगी। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है, या तो फिर सबसे पहले आप कोशिश करोगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। हाउस प्रॉपर्टी मान लीजिए आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक में लॉस आ रहा है, एक में प्रॉफिट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों को एडजस्ट कर दोगे, लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी लॉस है जितने मर्जी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। पहली कोशिश तो हमारी ये होगी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की। सेम हेड से लॉस को एडजस्ट करवाने को, सेम हेड के लॉस को सेम हेड की इनकम से एडजस्ट करवाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। नंबर 2, सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट स्टेप में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तो आप लॉस को पूरा एडजस्ट नहीं करवा पा रहे सेम हेड से, तो फिर आप सेकंड स्टेप क्या कर सकते हो, इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब एक हेड को दूसरे हेड से एडजस्ट करवाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट नहीं हो पाया, तो फिर आप कोशिश करोगे किसी और हेड से, किसी और मतलब सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, किसी भी हेड से एडजस्ट करवा सकते हो, चाहे वो सैलरी क्यों नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड में इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट में जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 2 लाख रुपए, ठीक है जी। इंटर हेड एडजस्टमेंट में मतलब अगर आप सैलरी हेड से हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है किसी और हेड से एडजस्ट करना चाहते हो, तो मैक्सिमम लिमिट उसकी 2 लाख रुपए है। 2 लाख से ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपका जो लॉस है मान लीजिए 2 लाख से ज़्यादा है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2.5 लाख रुपए है, अब बाकी बचा 50,000। 50,000 का क्या होगा, 50,000 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में,
50,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में। अब वो मैक्सिमम कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड में, मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, पहला स्टेप क्या हो गया, इंटर हेड में मतलब सेम हेड में, उसके बाद नहीं हो पाया तो इंटर हेड में क्या हुआ, किसी भी हेड में से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हो सकता है एडजस्ट। तीसरा क्या है, कैरी फॉरवर्ड में 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड आप लोग कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वहां पर सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही परमिजेबल है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही परमिजेबल है, वहां पे इंटर हेड एडजस्टमेंट परमिजेबल नहीं है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ होगा वहां पर, ठीक है, एडजस्ट होगा जब आप कैरी फॉरवर्ड में लेकर जाते हो। ठीक है जी, ये हो गया आपका कौन सा, पहला हेड हो गया, और दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा आते हैं पीजीबीपी पे। पीजीबीपी जो हेड होता है, पीजीबीपी का जो लॉस है वो आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पीजीबीपी का यहाँ पर भी वही 3 स्टेप चलेंगे, इंटर हेड देन क्या होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब पीजीबीपी अगर आप बात करो, पीजीबीपी पे जो पीजीबीपी का हेड है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। पहले हम बात करते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस की। मान लीजिए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, इंट्रा हेड, मतलब जो भी बिजनेस इनकम होगी कोई भी, चाहे वो स्पेकुलेटिव है चाहे वो नॉन स्पेकुलेटिव है, उसमें से आप एडजस्ट कर सकते हो। नॉन स्पेकुलेटिव मतलब कोई सट्टेबाजी का बिजनेस नहीं है, तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है पहले होगा इंट्रा हेड, स्टेप 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा, तो वो बिना किसी लिमिट के एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे, मान लीजिए इंट्रा हेड एडजस्टमेंट से बिजनेस लॉस जो है वो सेटअप नहीं हो पा रहा, तो फिर आप क्या करोगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को आप क्या करोगे, किसी और हेड से एडजस्ट करवाने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए, और सबसे बड़ी बात, इंटर हेड एडजस्टमेंट में सभी हेड में से लॉस नॉन स्पेकुलेटिव वाला एडजस्ट हो सकता है अदर देन सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड में से भी एडजस्टमेंट हो सकती है, सैलरी में से नहीं हो सकती, याद रखना, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। ठीक है, अब मान लीजिए फिर भी नहीं हो पाया, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कितना, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख थी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अब मान लीजिए नहीं हो पाया तो फिर स्टेप 3 पे आ जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड में आ जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड में क्या होगा, वही मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है, और वहां पर भी वही प्रोविजन है कि जब आप कैरी फॉरवर्ड में गए हो तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही परमिजेबल है। मतलब पीजीपी हेड का लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो अगले साल में सिर्फ पीजीपी हेड में से ही एडजस्ट होगा, किसी और से नहीं होगा। ठीक है जी, और कितने साल के लिए, मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर के लिए। ये तो कौन सा हो गया, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। अब हम बात करते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस की। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही परमिजेबल, मतलब आप इंट्रा क्या कह सकते हो, इंट्रा की भी क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब जो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में से ही एडजस्ट होगा। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर वो सीधा ही स्टेप 3 में आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड भी कितने साल के लिए, मैक्सिमम 4 साल के लिए। मैक्सिमम 4 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन होती है, अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन जो है वो किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकती है, जितने मर्जी साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, और किसी भी हेड में से एडजस्ट हो सकती है अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये हो गया आपका तीसरा हेड पीजीबीपी। चौथे हेड पे अब आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को मैं आपको बता, 2 तरीके के गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पर भी 2 तरीके के हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही परमिजेबल है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही परमिजेबल है। मतलब यहाँ पर स्टेप 2 नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 नहीं है। यहाँ पर सिंपल है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो कहाँ से एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, और किसी और हेड से नहीं, मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट परमिजेबल नहीं है। और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ से, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से होगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और सीधा ही कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए हो जाएगा,
8 साल के लिए मैक्सिमम हो सकता है 8 साल के लिए, ठीक है। और वो कहाँ से सिर्फ एडजस्ट होगा, इंट्रा हेड ही होगा, है ना। लॉन्ग टर्म का सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होगा और शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से हो सकता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा हेड नंबर 4। अब आते हैं 5 नंबर, अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो लॉटरी इनकम वगैरह होती है, लॉटरी इनकम होती है, कार्ड गेम्स वगैरह, क्रॉस पजल्स वगैरह होती हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह, है ना। तो यहाँ पे जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी टैक्सेबल होती है। लॉस कोई हुआ तो वो एडजस्ट नहीं होगा, एक्सपेंसेस भी एडजस्ट नहीं होंगे। मतलब गैम्बलिंग वगैरह से जो अपना लॉसेस वगैरह आपको हुआ है, कोई एक्सपेंडिचर तक हुआ है, वो भी प्रेमिजेबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आपका चलिए अब जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत बच जाता है मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने आपको इंटर हेड के बारे में बता दिया था, इसको बताने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको जो जो एडिशनल होगा, पांचों हेड के अलावा जो जो एडिशनल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो नोट्स वगैरह जो एडिशनल आपको, अब समझ लीजिए प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो चुके हो, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हार्डली 20-25% प्रोविजन रहती है, वो मैं आपको अगले 15 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा एक एक चीज़, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहाँ से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है, ठीक है। और ये चीज़ चलिए अदर सोर्सेज में ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेज का अगर आपका बिजनेस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेज का जो बिजनेस है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज की इनकम में से ही एडजस्ट होगा, कहीं और से एडजस्ट नहीं होगा। और अगर नहीं सेट ऑफ हो पाया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज। उसके बाद अगर आपको लॉस हुआ है 35 AD, मतलब स्पेसिफाइड जो बिजनेस था 35 AD का, आपने पीजीपी में पढ़ा होगा सेक्शन 35 AD, उसमें जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 35 AD की इनकम में से ही, स्पेसिफाइड इनकम में से ही एडजस्ट हो सकता है और जितने मर्जी साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी। उसके बाद लॉस फ्रॉम द गैम्बलिंग एक्टिविटी, ये मैंने आपको बताया कि गैम्बलिंग एक्टिविटी से कोई भी लॉस होगा वो सेट ऑफ नहीं होगा। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सेम सोर्स और एनी अदर सोर्स, है ना। जब सेम सोर्स से नहीं हो सकता तो किसी और हेड से होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। तो ये इसमें इतना ही आपके लिए, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी समरी आप देख लीजिए। लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया किसी भी हेड से हो सकता है, पहले हम हाउस प्रॉपर्टी देखेंगे, बाकी किसी भी हेड से हो सकता है इंक्लूडिंग सैलरी। और अगर इंटर हेड करने जा रहे तो मैक्सिमम कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद पीजीपी मैंने आपको बताया स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव क्या है, किसी भी हेड से भी एडजस्ट हो सकता है अदर देन सैलरी, और स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव में से ही होगा। और कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव वाला 4 साल के लिए और वो 8 साल के लिए। स्पेकुलेटिव बिजनेस मैंने आपको बताया कि सिर्फ इनकम हम स्पेकुलेटिव में से ही होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से होगा। और ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज का बिजनेस जो है वो सिर्फ इनकम फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज से एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन मैंने आपको क्या बताई थी, स्पेकुलेटिव बिजनेस में 4 साल, नॉन स्पेकुलेटिव में 8 साल, स्पेसिफाइड बिजनेस में इसमें आपको बताया था कि कोई लिमिट नहीं है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन का मैंने आपको बताया था कि किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है, जितने मर्जी साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया 8 साल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल, लॉन्ग टर्म 8 साल, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज 4 साल, ठीक है जी। ये आपका कैरी फॉरवर्ड का भी हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज में क्या होगा, इनकम कैसे होगा, स्टेक मनी मतलब जो इनकम अर्न हुई है माइनस क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें लॉसेज अंडर सेक्शन 35 AD में जो लॉसेज होंगे वो मैंने आपको बताया था वो किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकते, सिर्फ उसी से ही होंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग फॉर द सेट ऑफ। अगर आप बात करें, अगर आप जो सिर्फ और सिर्फ दो लॉसेज होते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये 2 लॉसेज जो हैं अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल अगर एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नहीं फाइल करते, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न फाइल नहीं भी करते ना, तब भी जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, बाकी जो लॉसेज हैं अगर आप 139 सबसेक्शन 1 के टाइम पीरियड के अंदर अगर रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपके लॉस सेटअप भी होंगे, कैरी फॉरवर्ड भी होंगे अगर आप फाइल करते हो। बाकी हेड के क्या होंगे,
बाकी में क्या होगा, अगर आप 139(1) के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करते हो टाइम पीरियड में, तो आपके सिर्फ लॉस सेट ऑफ होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर आपने समय से बाद में रिटर्न फाइल करी। ठीक है, ये प्रोविजन है रिटर्न ऑफ इनकम की यहाँ पर। उसके बाद प्रेफरेंस ड्यूरिंग एडजस्टमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया, पहले क्या करना है, इंट्रा फिर एंटर देन कैरी फॉरवर्ड। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सिंपल है बिल्कुल कि पहले आपको सेम हेड से फिर दूसरे हेड से, ठीक है। और दूसरे हेड की भी अगर मैं बात करूं, वो वाला हेड मान लीजिए जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आपको पता है जो सिर्फ इकलौता हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही है वो सैलरी हेड तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप सैलरी हेड को पकड़ोगे, सबसे पहले सैलरी हेड को पकड़ोगे, क्योंकि बाकी जो लॉस है, मान लीजिए पीजीवीपी का भी लॉस है, पीजीवीपी का लॉस हाउस सैलरी तक पहुंच सकता है, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप पीजीपी का जो लॉस है वो बाकी हेड से पकड़िए और हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले सैलरी में पकड़िए, अगर सैलरी नहीं है तो फिर कोई और हेड, ठीक है। उसके बाद नो सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, ये मैंने आपको बता ही दिया, क्रॉजर पजल्स, लॉटरी, ठीक है, अपना रेस हॉर्स कौन से वाले, ये लोग जो सट्टेबाज पैसा लगाने वाले होते हैं, बिजनेस करवाने वाले नहीं बात हो रही यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हाँ, लॉसेज फ्रॉम द सोर्सेज हुज इनकम इज एग्जम्प्ट, अगर कोई सोर्स है जिसकी इनकम एग्जाम्प्ट है उसका लॉस भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका लॉस भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस, अब ये मत सोचना कि डिसकंटिन्यू अगर बिजनेस ऑपरेशन है तो उसका लॉस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है जी। डिसकंटिन्यू आपका बिजनेस हो गया तो उसका जो लॉस है वो किसी और इनकम में से, किसी और बिजनेस में से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद लॉस इनकर्ड बाय द होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, कहते लॉस जो सफर किया है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ने कैन नॉट बी सेट अप बाय द पेरेंट कंपनी, क्योंकि लॉस तो किसका है, सब्सिडरी कंपनी का है, सिंस बोथ आर सेपरेट। सिमिलरली वेयर लॉस इनकर्ड बाय द होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इज रीइंबर्स्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, द सब्सिडरी कंपनी डू नॉट यूज द राइट एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस, क्योंकि लॉस जब सब्सिडरी का है तो पेरेंट कैसे कर सकती है। उसके बाद लॉस सफर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स आर नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, जैसे कि सैलरी है ना, और जो लॉस सफर्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी, कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने सेल या परचेज ऑफ कमोडिटी के लिए, कमोडिटी में इंक्लूड क्या होता है, स्टॉक और शेयर्स दोनों हैं, ठीक है, जो क्या है अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट मतलब जो फाइनल सेटलमेंट हुई है वो डिलीवरी नहीं हुई, मतलब वहाँ पे स्टॉक लिया नहीं जा रहा, शेयर लिए दिए नहीं जा रहे, वहाँ पे सिर्फ पैसे से ही लेन देन हो रही है, ठीक है। और लॉस फ्रॉम द इलीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस कहते हैं लॉस जो है इलीगल स्पेकुलेशन बिजनेस या लॉस इनकर्ड इन द स्पेकुलेशन बिजनेस इन बैंड आइटम, अगर आपको लॉस हुआ है कौन सी बैंड आइटम से, जो आइटम बैन है उससे आपको लॉस हुआ है, तो फिर वो लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। इनकम बेसिक टैक्सेबल जरूर होगी, कैन नीदर सेट ऑफ अगेंस्ट फ्रॉम एनी लॉफुल स्पेकुलेशन बिजनेस नोर बी कैरी फॉरवर्ड, है ना, अगेंस्ट इनकम इवन इफ फ्रॉम द इलीगल स्पेकुलेशन बिजनेस बिकॉज द लॉ अज्यूम दैट एनी इलीगल बिजनेस डाइज विद ऑल लॉसेज इन द सेम ईयर, ठीक है। अगर आपने कोई गैर कानूनी स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव का मतलब ये नहीं होता कि गैर कानूनी इलीगल बिजनेस कर सकते हो आप, नहीं स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जो अपने ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी ली, ठीक है, और इलीगल है जो गैर कानूनी कोई ऐसी आइटम के साथ आप डील कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो जो क्या है सरकार द्वारा बैन की गई है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको कोई लॉस होता है वो सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की लिमिट बताई दी है 2 लाख रुपए तक है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस साल के साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अलाउड करोगे, फिर इस साल की डेप्रिसिएशन अलाउड करोगे, और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है। इस साल के साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इस साल की डेप्रिसिएशन, अब ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस करोगे, फिर उसके बाद पिछले सालों के अनअब्जॉर्ब फैमिली एक्सपेंडिचर, ठीक है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये करोगे, ठीक है। मतलब पहले 2 क्या हो गए, इस साल का साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इस साल की
डेप्रिसिएशन, फिर पिछले साल के लॉसेज, फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्रमोटिंग लर्निंग, ये सब सेट ऑफ करोगे। ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था जो स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस होता है 35 AD का, उसका लॉस जो हम किसी भी अपना सिर्फ और सिर्फ इसी हेड से ही एडजस्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी साल के लिए कर सकते हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी मैंने आपको बताया, चाहे आप रिटर्न फाइल करिए चाहे नहीं करिए, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड हो सकती है किसी भी हेड से, जितने मर्जी साल के लिए हो सकती है। ठीक है जी। कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी, जैसे सेम PGBP वाला, सैलरी को छोड़कर बाकी सभी हेड में से एडजस्ट हो सकती है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 79 पे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, इसको बहुत सम अप वे में करेंगे। कहते क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती। ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस जो होगा किसी असेसमेंट ईयर का, वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, सेटअप भी हो सकता है इनकम के अगेंस्ट। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लॉस इज टू बी sought to be set off, प्रीवियस ईयर के लास्ट दिन में जो शेयर होल्डर थे, एटलीस्ट कहते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लॉस टू सेट ऑफ the share of the company carrying not less than 51% total voting of the last due the previous year in which loss was incurred। मतलब 51% एटलीस्ट जो शेयर होल्डर हैं वो सेम हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, कम से कम 51 या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर कंटिन्यू करने चाहिए। अब जो ट्रांसफ़र किए हैं, जो जिन लोगों ने ट्रांसफ़र किए हैं वो 51% की गिनती में आएंगे। मतलब आप कह सकते हो वो ट्रांसफ़र नहीं माने जाएंगे। वो कौन कौन से नहीं माने जाएंगे? एक तो क्या है, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई, वो दूसरे बंदे को मिल गए, वो क्या हो गया? ट्रांसमिशन हो गया ना लॉ की लैंग्वेज में, तो उसमें आप मान लोगे कि ट्रांसफ़र नहीं हुए। और अपना गिफ्ट के थ्रू शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं, या फिर शेयर होल्डिंग चेंज हुई है इंडियन कंपनी की विच इज ए सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी एज ए रिजल्ट ऑफ अमलगामेशन या डीमर्जर। ठीक है, अमलगामेशन या डीमर्जर की वजह से शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उस केस में नहीं माना जाएगा कि ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, और अमलगामेशन जो है किसके बीच में होनी चाहिए? रिजल्टिंग कंपनी क्या होनी चाहिए? अमलगामेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन द सर्टेन केसेस ऑफ अमलगामेशन और डीमर्जर। ठीक है, ये सर्टेन केसेस कौन से हैं? अमलगामेशन, डीमर्जर या रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस केसेस में कैसे होगा? कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगामेशन, अमलगामेशन के केस में। और अमलगामेशन किसके बीच में हुई है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बीच में, शिप के बीच में, या बैंकिंग कंपनी के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में अगर अमलगामेशन हुई है तो फिर क्या होगा? इनका जो लॉस है, अमलगामेटिंग कंपनी का लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो किसका बन जाएगा? अमलगामेटेड कंपनी का, जो मतलब जिसमें मर्जर हुई है, जिसमें अमलगामेशन हुई है, वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अब कंडीशन क्या है? accumulated loss shall not be set off or carry forward and unabsorbed depreciation shall not be allowed in the assessment year unless। अब ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी दोनों कंपनियों को, अमलगामेटेड कंपनी को भी, अमलगामेटिंग कंपनी को भी। मतलब जो कंपनी बंद हुई है, अब पहले उसकी बात करें। अगर जो कंपनी बंद हुई है उसको दो शर्तें हैं। कहते हैं एंगेज है इस बिजनेस में, जो उसने बिजनेस अमलगामेशन किया है वो उस बिजनेस में एंगेज थी, और जिसके साथ लॉस उसका रिलेट करता है, और वो कितने साल से एंगेज थी उस बिजनेस में? 3 या 3 से ज़्यादा साल से उसी बिजनेस में एंगेज थी। ठीक है, और हैज़ हेल्ड कंटिन्यूसली ऑन द डेट ऑफ अमलगामेशन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट हेल्ड बाय इट 2 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगामेशन। जो जिस दिन अमलगामेशन हुई है उससे 2 साल पहले जितनी उसके पास एसेट थी, उसका कम से कम 3/4 75% एसेट उसके पास अभी भी हैं। ठीक है, 75% एसेट उसके पास अभी भी हैं। ठीक है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा साल से बिजनेस चला रही है, प्लस 2 साल पहले जो एसेट थी उसका कम से कम 3/4 अभी भी है। ये हो गई अमलगामेटिंग कंपनी की एडजस्टमेंट कंडीशन। ये शर्तें पूरी हो गई तो लॉस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अमलगामेटेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अमलगामेटेड कंपनी को कम से कम बिजनेस 5 साल चलाना पड़ेगा, और कम से कम 5 साल जो है उसकी एटलीस्ट 3/4
एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी वो आपको रिटेन करनी पड़ेगी 3/4, ठीक है। और बिजनेस 5 साल कम से कम चलाना पड़ेगा और फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोई अदर कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन है वो भी फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। ये आपकी अमलगामेशन मर्जर जो हमने केसेस पढ़े उसका कंडीशन है, अगर आप लॉसेस को और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करना चाहते हो, ठीक है, अमलगामेटेड कंपनी के बुक्स में। अब बात करते हैं, ये आपका आ जाता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन इन केस ऑफ ए डीमर्जर, ठीक है। तो यहां पर आपका बहुत सिंपल सा होता है कि कहते हैं इन केस ऑफ ए डीमर्जर एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अलाउंस फॉर द अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शेल where the loss or unabsorbed depreciation is directly related to the undertaking, ठीक है, उसी के साथ रिलेट कर रहा है तो फिर वो लॉस और unabsorbed depreciation कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और सच लॉस और unabsorbed depreciation is not directly related to the undertaking transfer to the resulting company be a portion between the demerged company and resulting company in the same proportion in which assets of the undertaking has been retained by the demerged company। मतलब क्या है, अगर डीमर्जर हुआ है, डीमर्जर आपको समझते ही हो, एक कंपनी थी उसमें से एक यूनिट निकल के उसने एक सेपरेट कंपनी बना दी, ठीक है। तो एसेट की प्रोपोर्शनल बेसिस पर लॉसेस जो और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो क्या है आपस में शेयर कर लिए जाएंगे, सिंपल सा, ठीक है जी। अब उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत आसान होता है। रीऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी बन गई, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से कंपनी बन गई, और तीसरा केस होता है अनलिस्टेड कंपनी से या प्राइवेट कंपनी से एलएलपी बन गई। ये तीनों केसेस आपको रीऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, प्रोप्राइटरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, दूसरा केस, तीसरा अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इन तीनों केसेस में आपको कुछ कंडीशंस होती हैं। सेक्शन 47 की कंडीशन होती है, जैसे मैंने बोला कि पहले पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, उसके लिए सेक्शन 47 की क्लॉज 13 होती है। क्लॉज 13 आपको फुलफिल करनी होती है, और जब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना है उसके लिए 14 होती है, ठीक है। और उसके लिए और अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है उसके लिए 13B होती है, ठीक है। ये कंडीशंस या और प्लस स्पेसिफाइड कोई कंडीशंस है वो फुलफिल करके आप क्या कर सकते हो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या लॉसेज जो है वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों एक सिंपल सा हमारा चैप्टर था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, जिसमें आपको मेन प्रैक्टिकल में ये चीज़ें नहीं आने वाली जो हमने लास्ट में 2 पेजेस करे, ठीक है। मेन आपको क्या आने वाला है, जो मैंने चीज़ स्टार्टिंग में बताई, 5 हेड के लॉसेज कौन से हेड के साथ हो सकता है, ठीक है। क्विक रिवीजन फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको दे देता हूँ कैसे कैसे हम कर सकते हैं। पहला था हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी में से हो सकता है, फिर नहीं हो पाया तो किसी और हेड में से हो सकता है, इंक्लूडिंग सैलरी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर फिर भी नहीं हो पाया तो फिर लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितने साल के लिए, मैक्सिमम 8 साल के लिए। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न जो है टाइमली मैनर भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बीजीपी स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में से एडजस्ट होगा, नॉन स्पेकुलेटिव प्लस नॉन स्पेकुलेटिव दोनों में से हो सकता है, प्लस अदर हेड में से हो सकता है, एक्सक्लूडिंग सैलरी। और अगर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 साल में, और 8 साल कैरी फॉरवर्ड में सिर्फ इंटर हेड एडजस्टमेंट ही परमिसेबल है। तीसरा होता है कैपिटल गेन, चौथा कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों के साथ हो सकता है, और लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉस के साथ एडजस्ट होगा। अगर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, ये 35AD में से भी होगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जितने मर्जी साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। ऑनिंग एंड लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेज बिजनेस का, तो इसका इसी के साथ ही होगा। अगर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 4 साल के लिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा चैप्टर था। अगर आप इस तरीके का और कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरीके का कंटेंट चाहते हो और MCQ वगैरह चाहते हो देखना, ठीक है, अच्छा बहुत सारा कंटेंट, तो हमारी KCC ट्यूटोरियल की ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में आपको और या एप्पल स्टोर में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, सर्च कीजिए KCC ट्यूटोरियल। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।